सो हे गाइस, दिस इज कुशल सरकार और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। पूरा इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, मार्किंग से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस चैप्टर के बीच में से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज आपको सब चीज़ पता चल जाएगी कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन बनाता है और ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इस सीरीज़ में अपन पूरे तरीके से एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और कम टाइम के अंदर आपको सब चीज़ें बता दूंगा। कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं और कौन से क्वेश्चंस कहाँ से इंपॉर्टेंट जगह से आते हैं। तो मैं आपको पूरी मार्किंग्स देने वाला हूँ आज नेशनलिज्म इन यूरोप की। सो पेज नंबर 3 से अपन स्टार्ट करने वाले। ये जो पहला पेज है इसको बस एक बार रीड मार लेना, यहाँ से हो सकता है कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए बस। और ये जो वर्ड्स हैं इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, सीधा 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाएंगी। तो पहले पेज में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्लस फिर यहाँ पर एक डेफिनेशन आता है, ये याद करना है आपको। तो मेन चैप्टर के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट के साथ में। तो यहाँ पर आपको पहले ही लाइन में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इससे अपने को पता चलता है कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन बनाता है सीबीएसई। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं तो आपको फिर पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन क्या है और हमें लिखना क्या है। तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 और ये स्टेटमेंट लिख के आपको बोल देगा एक्सप्लेन। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है और इसका आंसर ठीक इसके नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो रेड से कट है इसको आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर उसी क्वेश्चन के जस्ट नीचे फिर से देखो, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। फिर ये स्टेटमेंट लिख के आपको बोल देगा एक्सप्लेन। और आपको फिर नीचे ये जो मैंने मार्किंग कर रखी है ध्यान से देख लो और साथ साथ मार्किंग कर लो। ये आपको एज ए आंसर लिखना है, ठीक है। जो रेड से कट है इसको आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना। फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। एक्सप्लेन। तो इस चीज़ में अपने को एक्सप्लेन करना है कि नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस लाए थे। फिर मैंने नीचे मार्किंग कर रखी है, वही इसका आंसर होगा। फिर पेज नंबर 7 के ये लास्ट वाले एरिया में आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ नेपोलियनिक कोड बताया गया। तो इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इन फ्रेंच आर्मीज, इसको आपको अलग अलग पॉइंट्स में तोड़ के लिख लेना है। एक चीज़ ध्यान रखो कि एकदम रट्टा मार के वही का वही पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट सही होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि तुम इतने बड़े तो हो चुके हो कि खुद पॉइंट्स में तोड़ के आंसर इजीली लिख सकते हो। फिर सेकंड पार्ट में आते हैं, पहली लाइन में अपने को क्वेश्चन मिल जाता है। मिड 18th सेंचुरी यूरोप, you will find that there were no nation state as we know them today. Explain. ठीक है। फिर नीचे इसका पूरा आंसर ढंग से मैंने मार्किंग कर रखी है, ये मार्किंग कर लो। इस वाले पैराग्राफ में आपको फीचर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी समझाया गया है, यही इनके पॉइंट्स हैं, बस लिख के याद कर लो। अब इस पैराग्राफ से ये वाला क्वेश्चन बनता है, विच न्यू सोशल क्लास एमर्ज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये इसके पूरे आंसर्स हैं, प्रॉपर्ली मार्किंग कर रखी है। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, याद रखना, बहुत स्मार्ट वर्क करना है। फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके टाइम बचाने के लिए पूरी मार्किंग्स कर रखी है। फिर इस वाले पैराग्राफ में पूरा लिबरल नेशनलिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये इनके पॉइंट्स है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। बस आंसर यही होगा। इसमें भले आप 10 टाइप के क्वेश्चन बना लो लिबरलिज्म के ऊपर, लेकिन आंसर तो यही होने वाला है। यहाँ पर जो है इकोनॉमिक लिबरलिज्म को समझाया गया है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको बस एक बार ऐसे ही रीड कर लेना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर कस्टम यूनियंस और टैरिफ बैरियर के बारे में समझा गया। और ये लास्ट में फिर एक क्वेश्चन बन जाता है, ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। एक्सप्लेन। तो उसमें आपको यही जो ऊपर मार्किंग कर रखी है यही वाला आंसर आपको लिखना है। फिर इस वाले पैराग्राफ में आपको कंजर्वेटिज्म समझाया गया है। तो ये पूरा कंजर्वेटिज्म के पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मार्क कर लिए, फिर से मार्किंग कर लेना अच्छे से। इस पैराग्राफ में फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना बताया गया है। तो अगर कंजर्वेटिज्म की डेफिनेशन आए तो आपको ये वाला डेफिनेशन यहाँ से लिखना है, और बाकी ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में पूछा जाए तो यहाँ से पॉइंट्स मार्क कर दिए मैंने। फिर बाकी ये सब कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आपको सीधा रिवॉल्यूशनरीज में आ जाना है। तो ये वाले पैराग्राफ से ये वाला क्वेश्चन बनता है, वाई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स वर फॉर्म्ड एंड हाउ डिड दे एनकरेज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद ये नीचे वाले पैराग्राफ में पूरा जेसीपी मजीनी के बारे में समझाया गया। तो जेसीपी मजीनी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला पैराग्राफ आपको एज इट इज़ पूरा लिख देना है। और नीचे फिर एक क्वेश्चन अपने को मिल जाता है लाइन बाय लाइन, वाई मेटरनिस डिस्क्राइब्ड मजीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर।
तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एनसीईआरटी के बीच में से कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है सीबीएसई, इसलिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पीक पे है। उसके बाद में अपने पास थर्ड सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में पूरा समझाया गया है। तो जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो पहला पॉइंट तो ये लिखना है, द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट यहाँ से लिखना है, ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस इन ग्रीस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के सारे क्वेश्चंस इसी पैराग्राफ से बनने वाले हैं। अब अगला पार्ट आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म। तो ए कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर नेशनल सेंटिमेंट, ये उसका हो जाएगा व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म। और बाकी आगे भी अगर ज़्यादा 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आगे के पॉइंट्स भी मैंने मार्क कर रखे हैं। एक जर्मन फिलोसोफर के बारे में बता रखा है, बस इसको ये वाले पैराग्राफ को एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको एक्सप्लेन किया गया है वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज के क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से बनेंगे। उसके बाद नीचे अपने को समझाया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पोलैंड। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताओ एक एग्जाम्पल से या पोलैंड के एग्जाम्पल से। तो अपने को ये वाला पैराग्राफ के सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। अब जो अगला सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप के बारे में बता रखा है। तो फिर से पॉइंट्स मार्क कर लेना, बहुत ही ईजी है ये वाला सेक्शन। अब इस वाले सेक्शन में हमको रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स के बारे में बताया गया, फिर पॉइंट्स मार्क्ड है, मार्क कर लो। फिर यहाँ पर आ जाता है फेमिनिस्ट की डेफिनेशन, और यहाँ पर कैसे बताया गया कि वुमेन्स का क्या रोल था, और फिर भी उनके पार्टिसिपेशन के बावजूद, मतलब उनको बढ़ावा देने के बाद भी कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, ये भी यहाँ पर बताया हुआ है। फिर ये सब आपको पढ़ना नहीं है। फिर अगला पार्ट आता है अपने पास में फोर्थ सेक्शन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो यहाँ पर जर्मन यूनिफिकेशन पूरा मैंने मार्क कर रखा है, बस इतना सा ही पढ़ना है आपको और इतना सा ही लिखना है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली में भी बस आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट को बस एक बार लिख के एक्सप्लेन करने कि कैसे इटली कैसे डिवाइडेड था। फिर मेन पॉइंट शुरू होता है यहाँ से, चीफ मिनिस्टर कैवियोर से लेके ये पूरे पॉइंट्स है जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली के हैं। अब ये आता है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ये कई बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी याद रखना। तो प्रॉपर्ली फिर से मैंने मार्क कर रखा है, तो ढंग से मार्किंग कर लो और इतना सा ही लिखना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है बड़ा आंसर है, इसको आपको 5 या 6 पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। तो ये आंसर अगर आपको लिखना है तो वो 5 मार्कर में ही आएगा। तो फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है अपना विजुअलाइजिंग द नेशन। यहाँ बता रखा है कैसे आर्टिस्ट यूज करते थे एलिगोरीज का 18th और 19th सेंचुरी में, ठीक है। यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे एलिगोरीज का यूज किया गया था वो भी यहाँ पर बता रखा है। और फाइनली यहाँ पर क्रिश्चियन मैरियन के बारे में समझाया गया है, और जर्मेनिया जो थी वो एलिगोरी थी सिमिलरली जर्मन नेशन की। और एंड में ये जो मीनिंग ऑफ सिंबल दिया हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में इजीली पूछा जा सकता है। अब लास्ट पार्ट आता है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, और दूसरा पूछ सकता है एक्सप्लेन द केस ऑफ बल्कन्स। तो यहाँ पर मैंने जितने पॉइंट्स मार्क करके रखे हैं आपको सिर्फ उतना ही लिखना है, 5 या 6 पॉइंट्स बना करके अपनी लैंग्वेज में लिख देना। यही है बल्कन्स रीजन के बारे में पूरा बताया गया है यहाँ पर। तो इसी के साथ में पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। पूरा पोस्टमार्टम हमने कर दिया, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे लाइन बाय लाइन हमने देख लिया, कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। प्लस लास्ट में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने यहाँ पर बता रखे किस किस पेज में दिया हुआ है। तो सारे आपकी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दिए, बस हलवा मिल चुका है, अब उठा के खा लो, पूरा आपका चैप्टर डन हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। इतना काम करने के बाद में, ये थ्योरी पढ़ने के बाद में और ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद में एनसीईआरटी के नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले भी वीडियो बना रखी है फिर दे रहा हूँ, उनको सॉल्व कर लेना, पूरा आपका चैप्टर खत्म है। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। तो ढंग से मार्किंग कर लेना, पीडीएफ भी मैं नीचे डाल दूंगा ये मार्किंग्स की, तो फोड़ देना, मचा देना और तूफान ले आना एकदम मज़े से।